नमस्कार साथियों, प्रिंस आर्यस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। गणित शिक्षण विधि की क्लास में आप सबका स्वागत है। और आप सब जानते हैं कि गणित शिक्षण विधि में आज से पहले हम 5 वीडियो अपलोड, आप सब लोगों को मालूम है कि उद्देश्य की क्लास हमारी चल रही है। और उद्देश्य में हमें आज बात करनी है बचे हुए 2 उद्देश्य जो हैं, जो ब्लूम और उनके साथियों ने प्रदर्शित किए थे, जिसमें मैंने आप लोगों को एक उद्देश्य के बारे में पहले पढ़ा दिया। ज्ञान, भाव और क्रिया के आधार पर, यानी व्यवहार को ध्यान में रखते हुए, केंद्र में रखते हुए उद्देश्यों का वर्गीकरण ब्लूम और उनके साथियों ने प्रदर्शित किया था। तो अपन ने ज्ञानात्मक पक्ष को लेकर जो उद्देश्यों का वर्गीकरण था ब्लूम का, वो पढ़ लिया है। आज अपने को चर्चा करनी है भाव और क्रिया के आधार पर ब्लूम और उनके साथियों, जिसमें कर्तवाल है, जिसमें उनके साथी सिम्पसन है, उन्होंने जो वर्गीकरण प्रदर्शित किया था उस पर आज बातचीत करनी है। सबसे पहले अपन बात करेंगे भाव आधारित। भाव में क्या होता है कि अंतःकरण के आधार पर जो उद्देश्य होते हैं, अंतःकरण के नजरिए को ध्यान में रखते हुए जिन उद्देश्यों का वर्गीकरण किया जाता है वो भावात्मक उद्देश्य कहलाते हैं। इसमें छात्र की रुचि, अभिरुचि और उनकी क्षमताओं को ध्यान में रखा जाता है। और इसके आधार पर भी वर्गीकरण में मुख्यतः 6 बिंदु लिए थे ब्लूम और उनके साथियों ने। मुख्यतः इसमें कर्तवाल का नाम आता है और कर्तवाल के साथ में ब्लूम थे। तो देखते हैं अपन आज इनके वर्गीकरण के बारे में कौन कौन से बिंदुओं को ध्यान रखना है। तो देखिए प्यारे साथियों, आज अपने को बात करनी है भावात्मक पक्ष के आधार पर उद्देश्य। भावात्मक पक्ष जो है उसके आधार पर उद्देश्यों का वर्गीकरण किस किसने प्रदर्शित किया था, या इसे भावात्मक उद्देश्य भी मैं कह सकता हूं। 1964 में एक तो आपके पास है कर्थवाल, डॉक्टर कर्थवाल का नाम आपने सुना होगा। डॉक्टर कर्थवाल, इनका नाम आपने सुना होगा, ठीक है। डॉक्टर कर्थवाल और ब्लूम की भी भूमिका इसमें रही है। इसमें 6 बिंदुओं को शामिल किया जाता है मुख्यतः, 3, 4, 5 और कौन से हैं 6। सबसे पहला आपके पास आता है आग्रहण, यानी रिसीविंग। आग्रहण रिसीविंग जिसको मैं कहता हूं। आग्रहण का मतलब ग्रहण करना, किसी चीज को अपने अंतर मन में उतारना, वो कहलाता है आपका आग्रहण। दूसरा आपके पास है प्रतिक्रिया। दूसरा क्या है? प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया के साथ इसे आप अनुक्रिया भी कह सकते हो। अनुक्रिया, क्या कह सकते हो इसे? अनुक्रिया भी कह सकते हो। इसके बाद आप लोगों के पास आता है रिस्पॉन्स। इंग्लिश में अगर कहना चाहो रिस्पॉन्स लिख सकते हो आप लोग। इसके बाद 3 नंबर आपके पास है आकलन। आकलन का मतलब आप सब जानते हैं मूल्यांकन जिसको कहते हो, मूल्यांकन। इसके साथ साथ इसका दूसरा नाम अनुमूल्यन आप लिख सकते हो, अनुमूल्यन। वैल्यूइंग ये भी कह सकते हो। चौथा आप लोगों के पास आता है धारणा या प्रत्ययीकरण। क्या है? धारणा या प्रत्ययीकरण। इसके बाद अगला आप लोगों के पास आता है व्यवस्थापन में देखिए, यहाँ आप लोगों को अरेंजमेंट मालूम होगा, या जिसे आप लोग संगठन कहते हो वो आपको ध्यान होना चाहिए कि संगठन, या आप लोग इसे अरेंजमेंट भी कह सकते हो, ठीक है। इसके बाद लास्ट आता है आपके पास चरित्र निर्माण। लास्ट क्या है? चरित्र निर्माण। ये सब के सब क्या हैं? भावात्मक उद्देश्य की श्रेणी में आते हैं, जिसमें डॉक्टर कर्थवाल और ब्लूम, डॉक्टर ब्लूम और मसीहा। तीसरा नाम मसीहा का भी कई बार लिया जाता है, मसीहा। इन तीनों का नाम इसमें मुख्यतः आता है, जिसमें आप देखिए कितना अच्छा नाम बैठ रहा है, BCM। BCM का मतलब ब्लूम, कर्थवाल और मसीहा। कब प्रस्तुत किया गया था? ये 1964 में प्रस्तुत किया गया था। आग्रहण का मतलब क्या है वो सुनिए। घटित घटनाओं के प्रति जागरूक रहकर संवेदनशील होकर उन्हें ग्रहण करना, यानी घटित घटनाओं के प्रति कोई भी घटना वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से गणित के क्षेत्र में घटित होती है। घटित घटनाओं को क्रियाशील या जागरूक
रहकर ग्रहण करना, रहकर ग्रहण करना, ग्रहण करना किसके अंतर्गत आता है प्यारे साथियों? ये सब रिसीविंग में आता है। देखिए गणित के क्षेत्र में चाहे नया कोई भी आविष्कार हो, नई कोई भी खोज हो, चाहे नए नए आयाम जो गणित के क्षेत्र में आते हैं, जिनकी प्रस्तुति बच्चों के सामने की जाती है, हमेशा जब कुछ भी नया घटित होता है जो गणित के क्षेत्र में होता है, चाहे वो किसी गणितज्ञ के बारे में जानकारी हो, चाहे वो गणित के किसी एबेल पुरस्कार जैसे पुरस्कार की बात हो, गणित के क्षेत्र में कुछ भी नया घटित होता है उसके प्रति आपको क्रियाशील और जागरूक रहकर उसके संबंध में जो जानकारियां हैं उनको क्या करना होता है? ग्रहण करना होता है। ये एक उद्देश्य है जो किस प्रकार का उद्देश्य है? भावात्मक उद्देश्य है। ये इसका अपने को क्या करना है? ध्यान रखना है। इसमें व्यक्ति चेतना में ग्रहण की चाह रखता है, ठीक है, चेतना अवस्था में रहकर, मैंने ये लिख दिया है कि क्रियाशील रहता है या चेतन अवस्था में रहकर ग्रहण के लिए हमेशा क्या रहता है? तैयार रहता है। प्रतिक्रिया, घटित घटनाओं के प्रति अपना रिस्पॉन्स देना, यानी घटित घटनाओं के प्रति अपनी प्रतिक्रिया देना, अपनी प्रतिक्रिया देना। प्रतिक्रिया का मतलब उसके प्रति आपकी क्या विचार हैं, छात्र क्या सोचता है, छात्र के विचारों से उसके बारे में क्या करवाना है? रूबरू करवाना है। इस प्रकार का उद्देश्य आपका कौन सा है? प्रतिक्रिया का। फिर आपके पास है आंकलन या मूल्यांकन या अनुमूल्यन। अनुमूल्यन का मतलब आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि व्यवहारिक कसौटी पर परख कर उनका मूल्य निर्धारण किया जाता है, जिसमें मूल्यों की स्वीकृति हो सकती है, वरीयता हो सकती है और प्रतिवचनबद्धता हो सकती है। ठीक है, व्यवहार की कसौटी पर कसकर उसके मूल्य का क्या किया जाता है? निर्धारण किया जाता है। यहाँ ध्यान रखना है, व्यवहार की कसौटी पर, व्यवहार की कसौटी पर परख कर क्या किया जाता है? मूल्य का निर्धारण किया जाता है। मूल्य का निर्धारण किया जाता है। अब मूल्य निर्धारण का मतलब क्या है? उस चीज की वैल्यू कितनी है? वैल्यू का मतलब है उसका भाव किस प्रकार से आज के वर्तमान परिदृश्य को रखते हुए ट्रेंड करता है, वो उसका क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। कहाँ तक वो चीज कारगर है और कहाँ तक कारगर नहीं है। फिर है धारणा। धारणा और प्रत्यक्करण का मतलब है मूल्यों के प्रति निष्ठा और स्वीकृति, यानी मूल्यों के प्रति क्या क्या? एक तो स्वीकृति, एक होती है निष्ठा। भाई आपने मूल्य जो ग्रहण किए हैं उनकी स्वीकृति कितने अच्छे ढंग से हुई है, कितने अच्छे ढंग से उन चीजों को ग्रहण किया गया है, वो तो है स्वीकृति। और निष्ठा, उसके प्रति आपका विश्वास कितना अच्छा है। फिर है व्यवस्थापन या संगठन। निश्चित किए गए मूल्यों पर विचार किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? निश्चित किए गए मूल्यों पर विचार, निश्चित किए गए मूल्यों पर विचार किया जाता है, विचार किया जाता है। निश्चित किए गए मूल्यों पर क्या करना है जी? विचार करना है। और यही विचार जो क्षमता है वही किसी न किसी उद्देश्य की, भावात्मक उद्देश्य की क्या करती है? पूर्ति करती है। फिर लास्ट उद्देश्य जो भाव का क्या करना है? चरित्र का क्या करना है? निर्माण करना है। जो मूल्य ग्रहण किए जाते हैं उन्हें चरित्र में स्थायी अंग बनाया जाता है। जो मूल्य ग्रहण किए जाते हैं, जो मूल्य ग्रहण किए जाते हैं उन्हें चरित्र का स्थायी अंग बनाया जाता है। चरित्र का स्थायी अंग बनाया जाता है। अब समझो जरा कि इन सब बातों का निष्कर्ष क्या निकलता है। इन सब से यही निष्कर्ष निकलता है, कोई घटित घटना है उसकी क्रियाशील रहकर उसके प्रति क्या करना? उसके आयामों को ग्रहण करना। फिर क्या करना? उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया देना। फिर मूल्यों का क्या करना? निर्धारण करना, और वो भी किसके आधार पर? छात्र के व्यवहार की कसौटी पर परख कर उनके मूल्य का निर्धारण किया जाता है। इसके बाद है धारणा या प्रत्ययीकरण का मतलब है मूल्यों के प्रति स्वीकृति या निष्ठा प्रदान की जाती है। फिर व्यवस्थापन। व्यवस्था का मतलब है निश्चित किए हुए
हुए मूल्यों पर विचार किया जाता है, विचार विमर्श, आदान प्रदान, वाद विवाद किया जाता है। और इसके अंदर चरित्र निर्माण का मतलब जो मूल्य आपने ग्रहण किए हैं उनको चरित्र में क्या करना, स्थायी अंग बनाना है, चरित्र में उन्हें अपनाना है, नए नए आयामों पर आधारित अपने चरित्र का क्या करना है, निर्माण करना है। तो प्यारे साथियों, ये आपके पास भावात्मक पक्ष था। 1964 में डॉक्टर कर्थवाल और डॉक्टर ब्लूम और मसीहा ने इन्हें प्रदर्शित किया। और ये किस पर आधारित होते हैं, ये छात्र की क्रियाशीलता कह दो, छात्र का व्यवहार कह दो, छात्र की लगन कह दो, रुचि कह दो, अभिरुचि कह दो, उन सब पर आधारित होते हैं ये आपके उद्देश्य हैं। आपको क्रम याद होना चाहिए, पहला आग्रहण है, फिर प्रतिक्रिया या अनुक्रिया है, फिर आंकलन है, फिर धारणा है, फिर व्यवस्थापन है और फिर क्या है, चरित्र का निर्माण है। इस प्रकार अपने ये कर्थवाल वाले और डॉक्टर ब्लूम के और मसीहा के ये उद्देश्यों का जो वर्गीकरण है भावात्मक आधार पर यानी भाव पक्ष पर आधारित, भाव एक अंतर्मन की प्रेरणा है, तो आंतरिक प्रेरणा के आधार पर जो उद्देश्यों का वर्गीकरण है वो भावात्मक पक्ष है। 3 व्यक्तियों ने दिया था, कब दिया था, 1964 में दिया था। अब अपन बात करते हैं क्रियात्मक उद्देश्य के बारे में। किस पर बात करेंगे, क्रियात्मक पक्ष पर आधारित उद्देश्य। क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्य कौन कौन से हैं, उनका वर्गीकरण किस आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। इस उद्देश्य को सिम्पसन ने सबसे पहले दिया। सिम्पसन कब दिया था ये, 1969 में। किसने दिया था, सिम्पसन ने दिया था, ये आपको ध्यान होगा। देखिए ये जो उद्देश्य हैं वो एक तो शरीर और एक मस्तिष्क, दो अलग अलग चीजें हैं। तो ये दो अलग अलग चीजों का क्या होता है, मिश्रण होता है। एक आपके पास मस्तिष्क होता है, एक मसल्स होते हैं, ठीक है, मसल्स और क्या है, माइंड है। इन दो चीजों को ध्यान में रखकर ये उद्देश्य डिसाइड किए जाते हैं। एक तो आपके पास क्या है, मस्तिष्क है, मस्तिष्क और देह, इन दोनों पर आधारित होते हैं। यानी मैंने ये बीच में ऐसे लगाया, लेकिन आपको ध्यान रखना मस्तिष्क प्लस देह पर आधारित होते हैं ये उद्देश्य। इसके साथ साथ आपको एक बात और भी ध्यान रखनी है कि माइंड और मसल्स भी आप इसे कह सकते हो, इसे साइकोटोम भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, साइकोटोम, ठीक है, साइकोटोम, CHO होता है, PSYCH, MO और TON, CH, यहाँ ध्यान रखिए, PSYCHOMOTON, साइकोटोम। साइकोटोम पर आधारित है। इसका मतलब क्या है, एक तो मस्तिष्क है और एक मसल्स है। मस्तिष्क यानी माइंड है आपका, माइंड, और एक क्या है, मसल्स है, मसल्स। इन इतनी चीजों को ध्यान में रखकर, यानी एक तो शारीरिक कह दो और एक मानसिक, दोनों बिंदुओं को ध्यान में रखकर जो उद्देश्य तैयार किए जाते हैं, जिसमें क्रिया का काम होता है, काम करना होता है, चाहे किसी भी प्रकार की क्रिया करना होता है, वो माइंड और जिसमें मसल्स का दोनों का प्रयोग किया जाता है, वो क्रियात्मक उद्देश्य होते हैं। डॉक्टर सिम्पसन इसके मुख्य प्रतिपादक हैं। कब दिया, 1968 में। मस्तिष्क यानी मस्तिष्क और देह दोनों का प्रयोग किया जाता है। साइकोमोटोन भी इसे कहा जाता है, जिसमें एक का मतलब होता है मस्तिष्क और एक का मतलब क्या होता है, मसल्स होता है। शायद ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई होगी। इसके साथ साथ एक प्रोफेसर RH दवे और AJ हेरो भी है, ठीक है। एक RH दवे, प्रोफेसर RH दवे, इन्होंने भी इस को देने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया है, सिम्पसन के साथ साथ RH दवे ने। और इसके साथ है AJ हेरो, इन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रही है। किसमें, क्रियात्मक पक्ष के जो उद्देश्य हैं उनको देने में सिम्पसन ने, RH दवे ने और AJ हेरो ने महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। और कब दिए गए ये उद्देश्य, 1968 में दिए गए। मस्तिष्क और देह पर आधारित होते हैं, यानी मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके का काम इस उद्देश्यों की पूर्ति करना है। साइकोटोमोन क्या, मस्तिष्क यानी माइंड और मसल्स दोनों का प्रयोग इसमें किया जाता है। अब देखिए इसके महत्वपूर्ण बिंदु अपने पास कौन कौन से हैं। सबसे पहले इसमें 6 बिंदुओं को शामिल किया जाता है आपके पास। कौन कौन से हैं वो 6 बिंदु देखते हैं अपन। पहला बिंदु अपने पास है उद्दीपन या उत्तेजना। उद्दीपन या क्या है, उत्तेजना।
जिससे किसी कार्य को करने का मन या भाव बनता है, जिस वस्तु से कार्य को करने की प्रेरणा मिलती है, करने की प्रेरणा प्राप्त होती है, वो क्या है आपका उत्तेजना या क्या कहलाता है, वो उद्दीपक कहलाता है। ठीक है, फिर है कार्य करना। उसके बाद पहले उद्दीपन है, आपके पास कार्य करने की प्रेरणा प्रकट होगी, फिर आप क्या करोगे, कार्य करोगे। फिर उस पर नियंत्रण भी होना चाहिए, आपका कार्य पर क्या होना चाहिए, नियंत्रण यानी कंट्रोल होना चाहिए आप लोगों का। फिर उसमें समायोजन भी समाहित होना चाहिए, समायोजन होगा, सभी पक्ष अच्छे होंगे तो कार्य सफल भी होगा। समायोजन के बाद होगा स्वाभाविकरण का मतलब है व्यवहारिक होना चाहिए वो आप लोगों का, स्वभाव में ढाले जा सकने वाले उद्देश्य। और लास्ट आपके पास जो उद्देश्य होगा वो होगा आपका आदत का निर्माण करना। क्या है, आदत का निर्माण करना। प्यारे साथियों देखिए, क्रियात्मक पक्ष है 1969 में, ठीक है। सिम्पसन आप लोगों को पहले ही मैं बता चुका हूँ, इसके बाद आर.एच. दवे है, हेरो है, इन तीनों ने मिलकर क्या किया था, इसका प्रतिपादन किया था। इसमें माइंड और शरीर यानी मस्तिष्क और शरीर यानी मसल्स का ध्यान रखा जाता है, उन पर आधारित क्रियाओं के जो उद्देश्य होते हैं उनको समाहित किया जाता है। सबसे पहले आता है आपके पास उद्दीपन, उत्तेजना। जिस किसी वस्तु से कार्य को करने की प्रेरणा मिलती है वो होता है उद्दीपन या उत्तेजना। उसके बाद वो कार्य किया जाता है, फिर उस पर क्या स्थापित किया जाता है, नियंत्रण स्थापित किया जाना है। फिर छात्रों में समायोजन की प्रेरणा प्रदर्शित करना। कुसमायोजित कार्य कभी भी सफल नहीं हो पाते, किसी न किसी वजह से अगर कुंठा पैदा हो जाती है, दबाव पैदा हो जाता है तो वो कुसमायोजित हो जाता है, चाहे वो मानसिक स्तर के हिसाब से हो चाहे वो शारीरिक के हिसाब से हो। इसके बाद है स्वाभाविकरण। स्वभाव में जिन जिन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है व्यवहारिक उद्देश्य होने चाहिए जो स्वभाव के अकॉर्डिंग उद्देश्यों की क्या कर सके, पूर्ति कर सके। इसके बाद है आदत का निर्माण करना। जो चीज़ें अच्छी सीखी गई है, अच्छी चीज़ों के प्रति स्वभाव में निरंतर परिवर्तन करना और आदतों का अच्छे ढंग से क्या करना है, निर्माण करना है। अच्छी आदतें हमेशा अच्छे भविष्य की ओर अग्रसर करती है और शिक्षा के क्षेत्र में और गणित के मूलभूत उद्देश्यों की क्या करती है, पूर्ति करती है। तो प्यारे साथियों, आज अपन ने बात की है भावात्मक और क्रियात्मक उद्देश्यों की। दोनों उद्देश्यों की पूर्ति को अच्छे ढंग से ध्यान में रखना है और आपको अपने इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इन सभी प्रकार की चीज़ों को याद रखना है। 6 स्टेप है, उद्दीपन, कार्य करना, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण और आदत का क्या करना, निर्माण करना। इस प्रकार अपने इन उद्देश्यों की पूर्ति होती है। तो अपने को इन सब बातों का ध्यान रखना है और इन सब चीज़ों को याद करना है। अगली क्लास में फिर अपन कुछ नई बातों के साथ मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।